तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफी टाइम बाद एक कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर एक्शन मूवी को जिसका नाम है होली नाइट डीमन हंटर, जो कि अभी हाल ही में ही यानी कि रिसेंटली 2025 में रिलीज करी गई थी। ये मूवी असल में एक वेबटून होली नाइट जीरो की सीक्वल स्टोरी है। तो अगर आपको ये वाली पसंद आती है तो मैं यहाँ पर उस वेबटून को भी लेकर आऊंगा जहाँ पर हमको जानने के लिए मिलेगा कि आखिर ये मूवी इस हद तक पहुंची कैसे। इस मूवी के अंदर आपको एक्शन, हॉरर, सुपरनैचुरल और भी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि काफी कमाल की होगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड हॉरर मूवी को जो कि मलिग्नेंट जैसी है, जिसका नाम है द अदर। इनके हिसाब ने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, देखने में काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हुए जिसका नाम जोंग वॉन है। और यहाँ पर जोंग वॉन अपनी छोटी बहन युनसो के बारे में बताती है जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफी खराब थी और इसलिए उसे स्मार्ट होम सिस्टम और बिहेवियरल साइकोलॉजिकल कैमरास से ऑब्जर्व किया जाता था। और आज इसका 34वां दिन होता है यानी कि 34th डे। और उसकी एक कंडीशन उसकी माँ के ही खत्म होने के बाद हुई थी। अब उनकी माँ के देहांत का कारण था कैंसर। और जब उसकी माँ खत्म हुई तब युनसू एक रिमोट हाउस में रहने चली गई थी। बाकी परेशानियों के चलते युनसू को अपनी कंडीशन का स्ट्रेस भी था और यही सब कारण थे उसकी इस कंडीशन के। खैर इसके बाद में युनसू को मशीन के अंदर रखा जाता है जिसमें उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि युनसू अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन वो दोबारा उनके सामने आ गई थी और फिर वो क्रीपी तरह से हंसने लगती है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। और ये इस मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद हम एक होली नाइट नाम की टीम को देखते हैं जो कि बेसिकली एक डीमन हंटर्स की टीम है, जहां हम इस टीम के दो मेंबर्स किम और शैरन को देखते हैं। साथ ही साथ इनका एक लीडर भी है जिसका नाम है बावू। अब बावू के पास में असल में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। शैरन के पास में स्पिरिचुअल पावर्स हैं जिससे कि वो डीमन या फिर स्पिरिट्स को सेंस कर सकती है। और आखिर में किम के पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ही भयानक नॉलेज है। और इसी बीच वहां पर एक डिटेक्टिव चॉय आता है जो कि एक आदमी को अपने साथ लेकर आया था। दरअसल उस आदमी की बेटी सुजिन गायब थी और इस बात को काफी दिन बीत गए थे। अब उस आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव्स को भी भेजा था, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ और उनमें से 2 लोग मारे गए और एक तो क्रिटिकल कंडीशन में है। चॉय बताता है कि उन्हें उसकी बेटी को ढूंढना होगा। यहाँ पर अब वो बाबू के पास आते हैं जहाँ पर बाबू राजी हो गया था। अब वो आदमी यहाँ पैसे भी लेकर आया था, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर चॉय अपना हिस्सा लेता है यानी कि पैसे लेता है, बेसिकली कमीशन, क्योंकि अक्सर वही क्लाइंट्स को उनके पास लेकर आता था। खैर इसके बाद उनकी टीम निकल जाती है अपना काम खत्म करने के लिए। अब दूसरी ओर हम एक खबर को देख पाते हैं जहाँ पर यह बताया जा रहा था कि सोल शहर और बाकी जगहों पर खून वाले केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि लोग काफी डरे हुए हैं और ये मर्डर्स असल में एक ग्रुप कर रहा था। तभी हम एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि इन सब में शामिल था, लेकिन उस आदमी की शक्ल काफी डरावनी थी, साथ ही साथ उसकी आंखें भी डिमोनिक हो रखी थी। अब ये खबर पुलिस चीफ भी देख रहा था, जिसके साथ चर्च के फादर मार्को भी थे। अब यहाँ जो फादर मार्को होते हैं वो साथ ही साथ डॉक्टर भी होते हैं, तो वो बेसिकली सुपरनैचुरल और साइंस वाली चीज को इजीली सेपरेट कर सकते थे, यानी कि डिटरमाइन कर सकते थे कि क्या चीज है, यहाँ पर डीमन का वास है या फिर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। अब यहाँ चीफ फादर से ये कहते हैं कि उसकी 30 साल के पुलिस करियर के अंदर उसने ऐसा केस कभी नहीं देखा। तब फादर उसे बताते हैं कि ये सब असल में एक कल्ट ग्रुप कर रहा है जो कि डीमंस को समन करते हैं और वो डीमंस को समन कर रहे हैं ताकि उनको सुपर ह्यूमन पावर्स मिल पाए। अब दूसरी ओर हमें होली नाइट टीम को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आई हुई थी जहां पर काफी सारे लोग थे। हम समझ पाते हैं कि ये लोग असल में क्रिमिनल्स हैं और उन्हीं में से एक लड़की बावू को उस कल्ट के बारे में बताती है जो कि असल में एक हॉल के अंदर था और वो लोग वहां पर रिचुअल भी कर रहे थे और रिचुअल हो रहा था सुजिन पर, यानी कि वो जो व्यक्ति इनके पास आया था ना उसकी बेटी के ऊपर। अंदर जाकर बाबू सभी लोगों को मारने लगता है और ये जितने भी कल्ट के लोग थे उनमें काली शक्तियां थी। यहाँ पर बाबू उन सबको धो रहा होता है और इतने में ही किम इन सब की वीडियो बनाता है और शैरन सुजिन पर एग्जॉर्सिज्म कर रही थी जो कि डीमन से पदस हो चुकी थी, लेकिन वो पूरी तरह से पदस नहीं हुई थी। और यहाँ शैरन अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है जिससे कि वो बच जाए और यहाँ पर अब उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, लेकिन वो किसी तरह से एग्जॉर्सिज्म कर ही देती है। यहाँ पर किम देखता है कि उन कल्ट के लोगों के कानों के पीछे एक सिंबल भी बना हुआ था, बेसिकली उनकी पहचान थी। अब यहाँ पर बाबू रिचुअल के सामान को आग लगा देता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम जोंग वॉन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। वहीं पर फादर मार्को भी होते हैं और इसके बाद जोंग वॉन अपनी बहन को देखने जाती है जहाँ पर वो उसके लिए काफी परेशान थी। और अगर आपको याद नहीं है तो जोंग वॉन की बहन का नाम युनसू था। साथ ही साथ वो उसकी वीडियोस भी देखती है जिसके अंदर उसकी बहन युनसू काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल थी
अब दूसरी ओर हमको बाबू को दिखाया जाता है जहां हमको ये पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा था और असल में वो एक ऑर्फनेज बनवाना चाहता था। खैर तभी इसी बीच वहां पर किम और शैरन आए थे, जहां पर किम बाबू को उस ग्रुप के टैटू के बारे में बताता है और अब वो लोग ये कहते हैं कि जो कोई भी कल्ट है वो लोग इस कल्ट के लीडर को जल्दी ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने ऑफिस में आते हैं जहाँ पर जोंग वॉन भी मौजूद थी। वो उनसे हेल्प मांगने आई थी और यहाँ पर जोंग वॉन को फादर मार्को ने भेजा था। बाबू पूछता है कि क्या उसे चॉय ने भेजा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, उसे फादर मार्को ने भेजा है। फादर मार्को का नाम सुनकर वो उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो उनके साइड वालों की हेल्प नहीं करते। लेकिन जोंग वॉन उन्हें पैसे देने लगती है और तब बाबू कहता है कि ये पैसे वो हॉस्पिटल में देगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तब जोंग वॉन शैरन को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसकी बहन की वीडियोस थी। वो ये कहती है कि एक बार वो इन वीडियोस को देख ले और फिर बताए कि वो हेल्प करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब सीन बदलता है जहां पर हम जोंग वॉन को देखते हैं और जोंग वॉन अपनी बहन के पुराने वीडियोस को देख रही थी और यहाँ से हमको पता चलता है कि वो अपनी बहन की कितनी फिक्र करती है। उसे उसकी पहली वाली बहन वापस चाहिए थी और इसी बीच वो सीसीटीवी में देखती है जहां पर उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन अपने बिस्तर पर थी ही नहीं और इसलिए वो जल्दी से दौड़ कर जाती है और अपनी बहन को चेक करने लगती है, लेकिन वो सच में वहां पर नहीं थी। तभी हम युनसू को उसके पीछे देखते हैं जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद जोंग वॉन आगे देखती है कि तभी उसकी बहन वहीं बिस्तर पर थी। खैर अब हम उसे फादर मार्को से बात करते हुए देखते हैं जहां फादर मार्को ये बताते हैं कि उसे एग्जॉर्सिज्म वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है और इसलिए उसने उसे बाबू के पास भेजा था। तब जोंग वॉन उसे सब कुछ बता देती है कि उसने उसे साफ मना कर दिया है और वो बस अपनी बहन को बचाना चाहती है। तभी दूसरी ओर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि बाबू के पास आता है और वो शैरन के बारे में पूछता है। तभी शैरन भी वहां पर आ जाती है। किम उससे ये कहता है कि उन्हें उस पेन ड्राइव की वीडियो को देखना चाहिए, लेकिन बाबू कहता है कि रहने दो। जिसके बाद बाबू उन दोनों को उनकी सैलरीज देता है। तब किम ये कहता है कि शहर के अंदर लोग मरते जा रहे हैं और अब उनका काम भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, तो क्या वो उसकी सैलरी बढ़ाएगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर फादर मार्को आ जाते हैं जो कि बाबू से 10 साल बाद मिल रहे होते हैं। जिसके बाद मार्को और बाबू बात करते हैं। मार्को कहता है कि जोंग वॉन को उसने भेजा था लेकिन उसने मना कर दिया। वो बताते हैं कि जोंग वॉन की बहन की हालत वाकई में बहुत खराब है और उसे उनकी सच में हेल्प चाहिए। तब बाबू कहता है कि वो उसके काम में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में फादर मार्को की गलतियों की वजह से बहुत कुछ उसने सहा था। कई लोग खत्म हुए थे, सैक्रिफाइस हुए थे और कई सारे बच्चे भी उसके अंदर शामिल थे और फादर की वजह से ल्यूसीफर नाम का डेविल आजाद हुआ था और यहाँ पास्ट में उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो अभी हमें बताया नहीं जाता। खैर अब बाबू मार्को को साफ इनकार कर देता है कि वो उसका कोई काम नहीं करेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि वही वीडियोस देख रहा था। तभी वहां पर शैरन आती है जहाँ शैरन उससे ये कहती है कि 3 साल पहले बॉस यानी कि बाबू ने उन्हें लूसीफर नाम के डेविल से बचाया था और अगर वो वहां पर नहीं होता तो वो खत्म हो जाते। शायद वो एक मकसद से बच पाए हैं और वो मकसद है दूसरों की हेल्प करना और इसलिए वो कहती है कि उन्हें भी युनसू की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर किम ये कहता है कि वो भी यही चाहता है। जहाँ पर वीडियो के अंदर युनसू धीरे धीरे वायलेंट होते जा रही थी और उसकी क्रीपी हरकतें भी बढ़ती जाती हैं। ये वीडियो उनके घर के सीसीटीवी की ही थी। किसी तरह से युनसू ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू किया और ये सभी उन वीडियोस के अंदर मौजूद था। मीनवाइल बाबू थोड़ा सोचता है और डिसाइड करता है कि हाँ वो युनसू की हेल्प जरूर करेगा। अब वो भी उन वीडियोस को देखता है और उन दोनों के साथ एक वीडियो के अंदर युनसू के घर पर 2 वर्कर्स आते हैं जो घर के अंदर घुस जाते हैं और जोंग वॉन बाहर ही थी। वो लोग घर के अंदर जाकर काफी देर बाद बाहर आते हैं और उन दोनों वर्कर्स के कान के पीछे वही निशान मौजूद था। इसका मतलब यही था कि ये सभी चीजें यही कल्ट के लोग कर रहे थे किसी ना किसी तरह से, यानी कि इनका कोई खास मकसद था और इस बारे में जोंग वॉन को कभी पता नहीं लगा। अब यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि ये सभी चीजें आर्च बिशप ल्यूसीफर से रिलेटेड थी और ये आर्च बिशप ल्यूसीफर ही इस सैटानिक ग्रुप के पीछे था, मतलब उसी का हाथ इसमें है। दूसरी ओर मार्को जोंग वॉन को पास्ट की सारी बातें बताता है कि बाबू क्यों उससे नफरत करता है। वो बताता है कि बाबू उनके साथ एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था जिसे सिस्टर एंजेला चाहती थी। उन दिनों वहां पर एक बच्चा था जिसका नाम जोसेफ हुआ करता था। वो जोसेफ और बाबू चुनिंदा बच्चों में से एक लौते 2 थे और बचपन से ही बाबू के अंदर सुपर स्ट्रेंथ जैसी शक्तियां थी। वहीं जोसेफ के अंदर डीमंस को लोगों के अंदर से बाहर निकालकर उन्हें बचाने की शक्तियां थी। अब बाकी बच्चे तो जोसेफ से डरा करते, लेकिन बाबू के वो बहुत ही ज्यादा करीब था। वो दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे और जोसेफ बाबू से 3 साल बड़ा था। बाबू हमेशा से जोसेफ को बचाते हुए आ रहा था और वो उसकी काफी फिक्र भी किया करता। अब जोसेफ एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो उसी के रास्ते पर था, लेकिन बाबू ने ऑर्फनेज छोड़ दिया था और उसके बाद उसने अंडरवर्ल्ड से पैसा कमाना शुरू किया और उन पैसों को वो ऑर्फनेज में दे दिया करता था।
बाबू हर क्रिसमस पर ऑर्फनेज आया करता। लेकिन 15 साल पहले क्रिसमस पर जोसेफ ने एक डीमन को समन किया था और इसी वजह से सिस्टर एंजेला और बाकी बच्चे खत्म हो गए थे। बाबू, जिसके बारे में सबको लगा कि वो खत्म हो गया है, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन उस हादसे के बाद से बाबू गिल्ट में आ गया था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया और तब से उसके अंदर ही बदले की आग जलने लगी। अब जिस जोसेफ को वो अपने भाई जैसा मानता था और उसने ही अपनों के साथ ऐसा कर दिया, तो वो जोसेफ से बदला लेना चाहता था। लेकिन बाबू को पता नहीं था कि जोसेफ है कहां पर, और उस समय जोसेफ लोगों की जिंदगी को एब्जॉर्ब करके अपनी इविल पावर इंक्रीज कर रहा था। बेसिकली वो डार्क पाथ पर चला गया था। लेकिन इन सब पर मार्को को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया। और यहाँ मार्को चाहता तो जोसेफ को रोक सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। और यही कारण था कि बाबू उससे सख्त नफरत करता था। और कहीं ना कहीं मार्को भी रीजन था लूसीफर के आजाद होने का, और ये सब बाबू मानता है। खैर, अब रात में बाबू जोंग वॉन को कॉल करके कहता है कि वो लोग उससे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद में बाबू, किम और शैरन जोंग वॉन से मिलते हैं, जहां पर जोंग वॉन को वो उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उनके घर पर आते जाते थे, और कई बार तो वो हॉस्पिटल में भी आए थे और उन्हीं की वजह से युनसू का ये हाल हुआ था। और उनके शरीर पर कहीं ना कहीं वो सिंबल भी था। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, वो रिचुअल का ही हिस्सा थे और उन्होंने ही युनसू के अंदर डीमन को पक्का समन किया होगा। और ये लोग असल में सेटन वर्शिपर्स होते हैं जो कि शैतान के रास्ते पर चलते हैं, लोगों को हार्म करते हैं। और इनमें से कुछ तो पूरी तरह से इंसान भी नहीं होते और वो डीमन के काफी क्लोज होते हैं और उनके अंदर काली शक्तियां भी मौजूद होती हैं। बेसिकली डीमंस ने उनको अपना होस्ट बनाया हुआ होता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमने एग्जॉर्सिस्ट सीरीज के अंदर भी देख रखा है, जहां पर डीमंस जो होते हैं वो एग्जॉर्सिस्ट और प्रीस्ट वगैरह के अंदर ही आ रहे थे। अब यहाँ जोंग वॉन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी बहन युनसू को बचा लें, जिसके बाद ये लोग जाते हैं युनसू को देखने के लिए। उसकी हालत काफी खराब थी और यहाँ शैरन युनसू से डीमन के बारे में पूछने लगती है जो कि उसके अंदर मौजूद था। लेकिन युनसू कुछ भी नहीं बता रही होती, वो डरी हुई थी। और अब वो तभी अचानक से हंसने लगती है और बिस्तर पर चढ़ जाती है। तभी शैरन जो होती है वो एन्चेंटिंग पढ़ने लगती है, जिससे कि युनसू को तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं है। तभी युनसू नीचे गिर पड़ती है और बाबू उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाता है, लेकिन वो बेकाबू हो रही थी। और तभी वो उन सबको अपनी शक्तियों से दूर धकेल देती है, जिसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। अब ये लोग जल्दी से सीसीटीवी में चेक करते हैं, लेकिन उन्हें युनसू हर मॉनिटर पर दिख रही थी। तब शैरन अपनी शक्ति से पता लगाती है कि वो है कहां पर, जिसके बाद वो सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन होता यह है कि जाते वक्त युनसू ने बाकी साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को फ्री कर दिया था, जो कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तब बाबू उन सबको एक एक करके साइड करता है। इसी बीच युनसू बाहर निकल गई थी और उसके पीछे जोंग वॉन भी थी, लेकिन तभी युनसू अंधेरे में कहीं चली जाती है, उसको कोई खींच लेता है, जिसके बाद जोंग वॉन उसको ढूंढती है, जो कि रोड के बीच में थी। अब जोंग वॉन उसके पास जाने लगती है और यहाँ पर युनसू बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी जोंग वॉन उसके पास आती है और उसको उठाने लगती है, लेकिन तभी उधर से एक ट्रक आ रहा होता है, तो वो उन्हें कुचल नहीं वाला था कि तभी होली नाइट टीम आकर उनको बचा लेती है। जिसके बाद ये लोग जल्दी से युनसू को गाड़ी में डाल देते हैं और ले जाते हैं उसे उसी के घर पर, क्योंकि वो घर एक सुनसान इलाके में था जहाँ पर किसी और की जान को कोई खतरा नहीं होने वाला था। अब इसके बाद ये लोग युनसू को चेयर से बांध देते हैं और उसके आसपास नमक से घेरा बनाया जाता है ताकि युनसू उस लाइन को क्रॉस ना कर पाए। और यहाँ पर किम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है, जिसके बाद शैरन अपना काम शुरू करती है। और यहाँ पर डीमन को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये डीमन काफी शक्तिशाली भी था। लेकिन तभी उस घर के अंदर अंधेरा होने लगता है, जो कि इस बात का साइन था कि यहाँ पर काली शक्तियां आ चुकी है। और वो काली शक्तियां थी वही वर्शिपर जो कि घर के अंदर घुस गए थे, और इसलिए बाबू जाता है उन्हें सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर एक एक करके वो सभी को खत्म कर देता है। अब बाबू दोबारा उस रूम के अंदर आता है जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि किसी तरह से जोंग वॉन पजेस हो गई थी। जिसके बाद ये लोग उसको संभालते हैं और दूसरे रूम में लेकर आते हैं। और ये बात काफी अजीब होती है, क्योंकि इन्होंने वो नमक का घेरा बनाया था, जिस वजह से वो डीमन उसको पजेस नहीं करना चाहिए था। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? तब शैरन थोड़ा ध्यान लगाती है और उसको पता लगता है कि घर की दीवार के पीछे कुछ है। जिसके बाद वो वॉल स्टिकर हटाते हैं, जिसके पीछे कई सारे डिमोनिक साइंस बने हुए थे, और इसी की वजह से ये डीमन पावरफुल हो रहा था और ये घर ही सबसे बड़ी जड़ थी। अब शैरन उन साइंस की पावर को कम कर रही थी कि तभी युनसू अचानक से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद सभी युनसू के पास गए, लेकिन वो ये कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसके अंदर से निकला है, और अब वो काफी हद तक ठीक महसूस कर रही थी। ये सुनकर जोंग वॉन उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो लोग उसको रोक लेते हैं क्योंकि डीमन अब भी उसके अंदर था और वो बस उसे मैनिपुलेट कर रहा था। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो डीमन अभी भी उसके अंदर था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद से जोंग वॉन को पजेस करना चाहता था, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली थी, बेसिकली बेटर होस्ट होती है। जिसके बाद में वो डीमन बाबू के गिल्ड पर निशाना बनाता है और उसे उसके पास्ट के जरिए मैनिपुलेट करता है। लेकिन बाबू इस डीमन को गुस्से में मारने लगता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि शैरन थी, जिसका गला वो दबा रहा था। जिसके बाद शैरन उस पर दूसरा रिचुअल करने लगती है, लेकिन वो डीमन उसे भी
मैनिपुलेट करने लगा था। अब वो डीमन जो होता है ना उसको एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है, बेसिकली उसकी स्पिरिट को। मतलब कि उसका शरीर तो वहीं घर के अंदर था लेकिन डीमन उसे दूसरी दुनिया दिखा रहा था। अब शैरन जो होती है उस डीमन से उसका नाम पूछती है लेकिन वो नाम नहीं बताता, जिसके बाद वो दोबारा असल दुनिया में आते हैं जहाँ पर शैरन उस डीमन को मजबूर करने लगती है उसका नाम बताने के लिए। और तभी डीमन युनसु बनकर जोंगवॉन से मदद मांगती है और यहाँ पर डीमन उसके इमोशंस के साथ खेल रहा होता है जो कि काम भी करता है। अब जोंगवॉन जो होती है वो लाइन क्रॉस कर देती है जिससे कि वो सर्कल मिट गया था और अब यहाँ पर डीमन अपने पीक लेवल पर आ गया था और वो काफी शक्तिशाली हो चुका था। अब यहाँ पर वो लोग उस डीमन को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो डीमन बिल्कुल उनके सामने ही था और तैयार था। वो उन सबको मारकर गायब हो जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढते हैं और दूसरी ओर जोंगवॉन उसे सीसीटीवी की मदद से ढूंढ रही थी। लेकिन तभी वो सीसीटीवी मॉनिटर बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो बुक शेल के पास जाती है जहां पर बुक शेल उसके ऊपर गिरने लगता है लेकिन तभी बाबू आकर उसको बचा लेता है। अब इसके बाद उनको कुछ आवाज आती है जो कि किम की थी और किम को उस डीमन ने उठाया हुआ था लेकिन वो लोगों के आने पर उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें एक जगह से कंट्रोल हो रही थी। अब इसी बीच जोंगवॉन को ये याद आता है कि कल्ट के लोग जो थे वो रूप बदल कर आए थे और जोंगवॉन से उन्होंने वॉर हाउस के बारे में पूछा था और ये सुनकर बाबू वॉर हाउस चला गया था जहाँ पर ढेर सारे वर्शिपर्स डीमन को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहे थे और इसी के चलते ये सब हो रहा था। दूसरी ओर शैरन को डीमन का नाम भी पता चल चुका था जो कि था अस्मोडियस और अस्मोडियस डीमन को हमने देखा हुआ है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले लास्ट पार्ट में, यानी कि जो लेटेस्ट पार्ट अभी रिलीज हुआ था और मैंने उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तो आपको इसकी शक्तियों के बारे में और डिटेल में उस मूवी के अंदर पता लग जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पे ही मिलेगा। अब यहाँ पर वो उस डीमन को ढूंढ रही होती है कि तभी वो उसके सामने आ जाता है और युनसु की बॉडी के साथ वो था। वो लोग उस डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डीमन उनको बेहोश कर देता है। दूसरी ओर बाबू उन लोगों को धो रहा होता है कि तभी डीमन उसे पजस करने लगता है और बाबू उस डीमन को उसे पजस करने देता है लेकिन इसके बाद वो कंट्रोल में आकर उसी की पावर से उसे खत्म कर देता है और यहाँ पर उसने न्यू पावर भी अनलॉक कर दी थी। दूसरी ओर एक वर्शिपर उन लोगों को मारने आता है लेकिन किम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो किम पर भारी था। तभी बाबू आकर उसे मारता है और अब सभी लोगों के सामने युनसु आ जाती है जिसके अंदर वो डीमन था। पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे युनसु ठीक हो गई है लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जहां पर डीमन युनसु को ले जा रहा था और तभी वो लोग उसको पकड़ लेते हैं लेकिन बाबू अपनी पावर को मैक्सिमम कर उस डीमन के पोर्टल को एक पंच मारकर बंद कर देता है जिससे अस्मोडियस दोबारा हेल में ही रह जाता है, यानी कि वो हमारी दुनिया में नहीं आ पाया था युनसु के जरिए। जिसके बाद युनसु ठीक होने लगती है और उसके अंदर से अब डीमन जा चुका था, यानी कि ये सारा प्लान अस्मोडियस का और डेविल का था ताकि वो लोगों को पजेस करके इस धरती पर राज करेंगे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाबू ने सच में एक ऑर्फनेज ओपन कर लिया था और अब उसकी टीम आगे भी यही काम करती है। खैर अब ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहां पर और भी ज्यादा डेविल वर्शिपर्स थे क्योंकि खाली अस्मोडियस डीमन ही यहाँ पर हेल के अंदर नहीं है, वहां पर और भी बहुत सारे डीमन के प्रिंस हैं जिनको धरती पर लाया जा सकता है, जिन पर बाबू और ये दोनों ही हमला कर देते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी होली नाइट द डीमन हंटर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर अस्मोडियस डीमन और डेविल के बारे में बताया गया है कि कैसे वो डेविल वर्शिपर्स के जरिए इस धरती के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हमने एग्जॉर्सिस्ट सीरीज के अंदर देख रखा है जहाँ पर ये डीमन जो थे वो यहाँ पर बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट लोगों को ही पजेस कर रहे थे, बेसिकली चर्च के लोगों को ही टारगेट कर रहे थे ताकि वो इजिली दुनिया पर कंट्रोल कर पाए। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं इसके प्रीक्वल यानी कि इसके वेबटून को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जल्दी से वेबटून लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि उसका वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगा और जल्दी से जाकर देख लीजिए द अदर फिल्म को इनके हिसाब ने मिस कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए